नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट में पूछे गए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक में कंजूसी मत करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो कौन सा ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं जो है पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है वन का पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घास के मैदान का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें सबसे ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण यानी कि ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, दूसरा ऑप्शन है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय के आधारभूत सिद्धांत को स्मरण करना और चौथा ऑप्शन दिया है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना, जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह शब्द समूह जिनमें घनिष्ठ शब्द रूप से संबंधित है। कौन सा ऐसा शब्द समूह है जिनमें घनिष्ठ रूप से संबंधित है। पहला ऑप्शन है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और रक्त, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, चौथा ऑप्शन है मलेरिया, एनीमिया, मच्छर और रक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मच्छर मलेरिया से होता है और एनीमिया जो होता है वो रक्त के कारण, रक्त की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरीय हिस्से में दूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए, तो उनका संभावित उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तीसरा ऑप्शन है एक झुंड में हथनियां और बच्चियों की संख्या कितनी भी हो सकती है और चौथा ऑप्शन है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या होगा, पहला तो नहीं होगा दोस्तों। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों, जिसमें एक झुंड में हथनियां और बच्चे रह सकती हैं, कितने भी संख्या में हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे डी नंबर, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरी नेता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफीन, मार्फिन, हीरोइन और मेथेडिन आदि किसके उदाहरण है। पहला ऑप्शन है समादक और ट्रेविलाइजर का, दूसरा ऑप्शन है ओपिएट और नारकोटिक्स, तीसरा ऑप्शन है उद्दीपक और चौथा ऑप्शन है हेल्यूसिनोजेंस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये सभी जो होते हैं एक तरह के मादक यानी कि नारकोटिक्स वाले होते हैं, ओपिएट नारकोटिक्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इस कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है वे उड़ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है
पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है। तीसरा ऑप्शन है पक्षियों की आंखें छोटी होती है। और चौथा ऑप्शन है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, इसी कारण ही पक्षी अपने गर्दन को हिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी? पहला ऑप्शन है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। और चौथा ऑप्शन है जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचने के लिए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना जो होगा शिक्षण योजना में खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों में सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पोस्टर में निम्न संदेश लिखे गए हैं। एक पोस्टर दिया गया है जिसमें कुछ निर्देश लिखे गए हैं। पहला ऑप्शन है अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे। दूसरा ऑप्शन है पानी के बर्तनों, कूलर और टंकियों को साफ रखें। और तीसरा बोला गया है यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और चौथा है स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। निम्न में से किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता को एक पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है? तो कौन सा ऐसा रोग है जिसमें ये सभी जो है दोस्तों ये जितने भी बोले गए हैं सब पोस्टर में लिखे गए हैं, तो ये कौन से रोग के बारे में बताया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। पहला है डेंगू के बारे में, डेंगू और आई फ्लू। दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड और हैजा। तीसरा ऑप्शन है डेंगू और जापानी मस्तिष्क पर। चौथा ऑप्शन है चेचक एवं मलेरिया पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क पर ये सभी जो पोस्टर है वो बताए जा रहे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने के लिए यानी कि स्थानांतरित होगा दोस्तों, ये एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 10% और चौथा ऑप्शन है 5%। तो दोस्तों भोजन का जो ऊर्जा स्तर होता है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर 10% की जो है दोस्तों ऊर्जा की हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 10% यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है अपने परिवार को समझना। दूसरा ऑप्शन है समाज को समझना। तीसरा ऑप्शन है यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है। और चौथा ऑप्शन समाज में हो रहे अपराधों का लेखा जोखा रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका समाज में हो रहे अपराधों का लेखा जोखा रखना ही जो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? कौन से ऐसे है जिसका नाम जो है वो बताएगा? पहला ऑप्शन है अमोनियकल उर्वरक, दूसरा है पोटेशिक उर्वरक, तीसरा है नाइट्रेट उर्वरक और चौथा है कंपोस्ट उर्वरक। तो कौन से जो है दोस्तों बच्चों को प्रदूषण के बारे में बताएगा, किसका नाम जो है बताएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका नाइट्रेट उर्वरक के बारे में जो है दोस्तों बच्चों को वो बताएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षक के रूप में
चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? यानी कि बच्चों को चिड़ियाघर में भ्रमण करने के लिए ले जाने से टीचर का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना। और चौथा ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। इसीलिए दोस्तों विद्यार्थियों को जो है चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है बच्चों को स्वयं को समझने एवं उनकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षण का विश्लेषण करने के लिए। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका छात्रों के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करने के लिए है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग प्रदर्शन जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है? आपने देखा होगा दोस्तों पर्यावरण की किताब पर आपको विभिन्न प्रकरण में देखने को मिलता है कि करके देखो और पता लगाओ ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इनका देने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। दूसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। चौथा ऑप्शन है घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव जो है उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है? पर्यावरण पढ़ाते समय बच्चों को कहानी और कविता से रिलेट करके पढ़ाया जाता है। तो इससे बच्चों में क्या मदद मिलती है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं संस्कृति विविधता के प्रति सावधानी रखने में। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। तीसरा ऑप्शन है अध्ययन को मजेदार एवं रोचक बनाने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा अध्ययन को मजेदार और रोचक बनाने के लिए ईवीएस की कक्षा में कहानी और कविता का प्रयोग जो है किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है किंतु लवण युक्त जल में तैरता है। मतलब कि नमक वाले पानी में तैरता है क्योंकि लवणीय जल का घनत्व समान जल से अधिक होता है। लवणीय जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है। सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल से अधिक है और नींबू का घनत्व लवण युक्त जल से कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका जो लवणीय जल का घनत्व है वो सामान्य जल से अधिक होता है। इसी कारण से दोस्तों उस पर कोई भी चीज़ तैरने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सामाजिक बुराइयां के उदाहरण है। कौन जो है इसमें सामाजिक बुराई के उदाहरण है बताना है। पहला ऑप्शन बाल विवाह। दूसरा ऑप्शन है दहेज प्रथा। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बाल श्रम। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक बुराइयों में दोस्तों ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम ये सभी जो है सामाजिक बुराई के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं दोस्तों, उसके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है हरे पौधे, तीसरा ऑप्शन है वन और चौथा ऑप्शन दिया गया है महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। जो होते हैं सभी पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा के स्रोत होते हैं, तो सूर्य आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूम्रपान से होता है, धूम्रपान करने से क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि होती है, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका रक्तचाप में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस रोग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी जो होते हैं धूम्रपान करने से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए किस में सबसे अधिक होता है? तो विटामिन ए जो है दोस्तों किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अमरूद, दूसरा ऑप्शन है गाजर, तीसरा ऑप्शन है नींबू और चौथा ऑप्शन दिया गया है सेब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि विटामिन ए जो है इनमें से किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। अगला प्रश्न देखते हैं, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन है पानी का रंग साफ करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने के लिए और चौथा ऑप्शन है पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा पानी में जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डाल देना चाहिए, जिससे वह रोगाणु मुक्त हो जाए और आप उसे यूज कर पाए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, विटामिन जो है किस तरह के पदार्थ होते हैं? पहला ऑप्शन है जो न्यूनता रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है, तीसरा ऑप्शन है जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है और चौथा ऑप्शन दिया है जो कि पेशियां बनकर हमें ताकतवर बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा विटामिन जो होती है न्यूनता रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर जो है प्रदर्शित होगा? मतलब कि आपके पास एक नक्शा आपके सामने में रखा गया है, तो पूर्व दिशा की पहचान आप कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है नक्शे के सबसे ऊपरी भाग में, दूसरा ऑप्शन है नक्शे के सबसे आधारीय भाग में, तीसरा ऑप्शन है आपके दाहिने हाथ की ओर और चौथा ऑप्शन है आपके बाएं हाथ की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपके दाहिने हाथ की ओर जो है दोस्तों आप पूर्व दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? पहला ऑप्शन है अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन है तालाब या सरोवर को दूषित होने से बचाना, तीसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक पेड़ लगाना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है दोस्तों पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बच्चों को जानना बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार जिसके कारण बदलता रहता है। चंद्रमा जो है दोस्तों किसके कारण प्रतिदिन अपना आकार जो है बदलते रहता है? पहला ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण, तीसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष में बाएं से दाईं ओर की ओर गति और चौथा ऑप्शन है आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है, जिसके कारण जो है चंद्रमा अपना आकार बदलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता है? बाल श्रम के अंतर्गत जो नहीं आता है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों का राशन की दुकान में काम करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों का होटल में काम करना और चौथा ऑप्शन है बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। तो कौन सा है दोस्तों जो बाल श्रम में नहीं आता? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चों का अपने कृषि के खेत में काम करना जो है ये बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बाल श्रम जो है किस वर्ष तक आती है, यानी कि कितने वर्ष के बच्चों को बाल श्रम में कराया जाता था। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? कौन सा ऐसा एक्टिविटी है या क्रियाकलाप है जो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है खनन, दूसरा ऑप्शन है बांधों का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, चौथा ऑप्शन है बांस से टोकरी बुनना और पांचवा ऑप्शन है गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों खनन करने से भी क्या होगा? वनों का विनाश होगा। बांध का निर्माण करने से भी वनों का विनाश हो जाएगा और पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचने से भी पत्ती जो है वनों का विनाश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश में तड़ित की घटना होती है। आकाश में जो तड़ित होते हैं उसकी घटना कब होती है? जब दो बादल का क्या होगा? पहला ऑप्शन है विद्युत आवेश का आदान प्रदान, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे से टक्कर करते हैं, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे पर अति व्यापन करते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तड़ित तब होती है तड़ित की घटना आकाश में जब दो बादल एक दूसरे से टकराते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी क्या होता है? पहला ऑप्शन है खनिज रहित, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन रहित, तीसरा ऑप्शन है मछली द्वारा पीने योग्य नहीं और चौथा ऑप्शन है मछली के तैरने योग्य नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन रहित होती है, उस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण वह मछली जो है मर जाती है। उबले हुए पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण वह मर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? कौन सा बीमारी जो है वो प्रोटोजोआ से होता है? पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है अमीबियासिस और चौथा ऑप्शन दिया गया है एनीमिया। तो कौन सा रोग जो है दोस्तों वो आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर जो भी सीजी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।